तक की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वो था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे उसमें जो है मेनली आपका एडजस्टमेंट्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि एडजस्टमेंट्स होते क्या है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स को हिंदी में कहा जाता है समायोजन। क्या कहा जाता है? समायोजन, ठीक है ना। तो देखो एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में भी हो सकता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हों जो आपने बुक्स में नहीं लिखे हैं, है ना। ठीक, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के कुछ ट्रांजैक्शंस हो जो कि, या करंट ईयर के कुछ ट्रांजैक्शंस हो जो बुक्स में अभी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, है ना। ठीक, तो उन सब वो सब ट्रांजैक्शंस जो अभी बुक में लिखना, मतलब प्राइमरी बुक मतलब जर्नल में ही लिखना बाकी रह गए हैं, उन सब को भी तो लिखना है ना अपने को। तो उन सब को क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर कॉल्ड एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे एक इफेक्ट डेबिट होगा और एक इफेक्ट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। मुश्किल से मैं बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करेंगे तो मुश्किल से 10-12 एडजस्टमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में या क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट करके तुम लोगों को देता है। तो 10-12 एडजस्टमेंट्स मुश्किल से मैं बतलाऊँगा, है ना। ठीक, पहला एडजस्टमेंट्स होता है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है अदत्त व्यय। क्या कहा जाता है? अदत्त व्यय, ठीक है ना। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस द एक्सपेंसेस फॉर विच सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बट द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। I will repeat this, that expenses for which services has been received but payment has not been made till the end of the accounting year are called outstanding expenses। इसको हिंदी में कहा जाता है अदत्त व्यय। क्या कहा जाता है? अदत्त व्यय, ठीक है ना। ठीक, देखो हिंदी में कहा जाता है इसको क्या? अदत्त व्यय। अदत्त व्यय का मतलब होता है ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं हमको मिल गई हैं लेकिन वर्ष के अंत तक जिनका भुगतान नहीं किया गया है, उनको क्या कहा जाता है? अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, है ना। अदत्त व्यय में जैसे एग्जाम्पल में अदत्त किराया हो गया या अदत्त वेतन हो गया, ये सब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। देखो जैसे एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि अगर अपना ईयर एंड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सपोज दैट 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रूल है कि वो हम सैलरी का पेमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को सपोज दैट अगले महीने की 10 तारीख तक करते हैं। तो मार्च महीने की सैलरी का पेमेंट कब होगा? अप्रैल में होगा। ये बात तो सब लोगों को समझ में आती है। मार्च महीने की सैलरी का पेमेंट कब होगा? अप्रैल में होगा, है ना। ठीक, लेकिन है तो ये मार्च का खर्च, है ना। अपन तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में चलते हैं ना। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इस साल का खर्च इसी साल रिकॉर्ड करना है और इस साल की इनकम्स को इसी साल रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो देखो मार्च महीने में एम्प्लॉई ने सर्विस दे दी। अगर अपने सपोज दैट 50 एम्प्लॉई है, उनको सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। सपोज दैट 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम लोग सैलरी देते हैं, तो 50 × 1000 कितना हो गया? 50,000, ठीक है ना। तो
50,000 रुपीज़ जो है सैलरी उनकी ड्यू हो गई, लेकिन इसका पेमेंट हम कब करेंगे? अप्रैल में करेंगे, है ना। ठीक, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई ना, क्योंकि अभी देना हमको बाकी है। एक प्रकार से सर्विस तो दे दी एम्प्लॉय ने मार्च में, लेकिन इसका पेमेंट हम कब करेंगे? अप्रैल में करेंगे। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री होती है, देखो मैंने लिखी हुई है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। और इसके बाद में कई बार क्योंकि क्वेश्चंस में जो है जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं कि 4-5 ट्रांजैक्शन दे देगा और बोलेगा रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल एंट्रीज, है ना। ठीक, तो मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, तो अपने को वो भी बनना चाहिए। अब देखो मैंने ट्रीटमेंट लिख दिया है। देखो ये ट्रीटमेंट क्यों लिखा है, तुम लोग जब बाद में देखोगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट करोगे तो उसमें तुम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी रहेंगी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या रहेंगी? एडजस्टमेंट्स रहेंगे, है ना। ठीक, तो इन एडिशनल इंफॉर्मेशंस या एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो मैं ट्रीटमेंट सब में लिखता जा रहा हूं, है ना। ठीक, देखो यदि कोई भी फिगर ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, देखो मैंने क्या कहा, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में तुम लोग को एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। तो अगर बाय द वे आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दी है तो ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट हमेशा एक जगह ही जाएगा, है ना। ठीक, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट कहीं ना कहीं एक जगह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो यदि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में अपन केवल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, है ना। ठीक, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना, नोट कर लेना, ठीक है ना। और अगर एडजस्टमेंट्स में दिया है, एडजस्टमेंट्स का मतलब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशंस में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। और मैंने लिख दिया है ऐड इन रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब जो भी संबंधित व्यय है उसमें क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी लिखेंगे। तो ये चीज़ देखेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट मतलब डेबिट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट, इफेक्ट चला गया ना इसका, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट्स के जो है मैंने पहले ही बताया तुम लोग को दो इफेक्ट होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000, तो 5,000 रुपये को सैलरी ट्रायल बैलेंस में अगर दी हुई है तो सैलरी को तो तुमको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना ही है ना। और सैलरी के उस फिगर में हम लोग ये 5,000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी जोड़ देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे कितना? 5,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आ गई ना बात? ठीक, तो अगर मैंने सब एडजस्टमेंट्स के दोनों ट्रीटमेंट में बताता जाऊंगा, यदि वो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं या यदि वो एडजस्टमेंट्स में दिए हुए हैं। समझ में आ गई ना बात? ठीक, देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हिंदी में कहा जाता है क्या? पूर्व दत्त व्यय। क्या कहा जाता है? पूर्व दत्त व्यय, ठीक है ना। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है ना। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस सर्विसेज फॉर विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड but the payment has been made in advance till the end of the accounting year, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? prepaid expenses are the expenses for which services has not been received but the payment has been made in advance till the end of the accounting year, है ना। कहने का मतलब ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनकी सर्विसेज हमको टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमको नहीं मिली है, लेकिन पेमेंट जो है वो क्या है? एडवांस में कर दिया गया है। मतलब पेमेंट जो है वो पहले से ही कर दिया गया है लेकिन सर्विसेज अभी हमको नहीं मिली हैं। उनको क्या कहा जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस।
हिंदी में कहा जाता है इसको पूर्व दत्त व्यय। क्या कहा जाता है? पूर्व दत्त व्यय। पूर्व दत्त व्ययों का मतलब ऐसे व्यय होता है जिनका भुगतान हमने कर दिया है लेकिन जिनकी सेवाएं हमको नहीं मिली है। कई बार ऐसा होता है कि हमने रेंट का पेमेंट जो है, अप्रैल महीने का रेंट का पेमेंट भी हमने मार्च में ही कर दिया सपोज दैट, या सैलरी का पेमेंट किसी एम्प्लॉय को अगर हमने जो है वो पहले ही कर दिया है ना, जब उसकी सेवाएं अभी नहीं मिली है, उन सब खर्चों को क्या कहा जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है ना। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी वही जर्नल एंट्री जो होती है प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है ना। जैसे लिखा 500 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम इज प्रीपेड, है ना, तो क्या करेंगे अपन एंट्री? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, 500 रुपीज। समझ में आ गई ना बात। अब ट्रीटमेंट की बात यदि आप करोगे, मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को कि ये तो जर्नल एंट्री हो गई, और दूसरा ट्रीटमेंट में यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है फिगर, प्रीपेड इंश्योरेंस का फिगर या प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, कुछ भी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो हम लोगों को डायरेक्ट कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है, बस बात खत्म। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट हमेशा एक जगह जाएगा, मैंने बताया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ है तो हमेशा डेबिट साइड ही दिया रहेगा। ठीक है ना। और यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखो मैंने लिखा जरूर है डेबिट साइड, है ना, लेकिन क्या लिखा? डिडक्ट इन रिलेटेड एक्सपेंस। मतलब अगर सपोज दैट ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 500 रुपये सपोज दैट, तो इसको तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे, सब लोगों को मालूम ही है। ठीक है ना। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ₹50 आर प्रीपेड सपोज दैट, है ना, 50 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है प्रीपेड है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? 50 रुपीज़ को 500 में से घटा देंगे, डिडक्ट इन रिलेटेड एक्सपेंस, है ना। ठीक, और बैलेंस शीट में 50 रुपए को कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड लिखेंगे। समझ में आई ना बात। बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड लिखेंगे। इस प्रकार से अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा? एडजस्टमेंट में हमेशा दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो तुम बोलोगे कि सर बैलेंस शीट में एसेट साइड मतलब ये डेबिट इफेक्ट हो गया, और यहाँ डिडक्ट कर रहे हैं ना, डिडक्ट कर रहे हैं तो ये कहाँ इफेक्ट चला गया? क्रेडिट साइड चला गया। लिख रहे हैं डेबिट साइड, लेकिन डेबिट साइड में से कोई आइटम यदि घटाओगे तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। समझ में आ गई ना बात। ठीक है। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है अक्रूड इनकम्स। अक्रूड इनकम्स को हिंदी में कहा जाता है उपार्जित आय। क्या कहा जाता है? उपार्जित आय। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? अक्रूड इनकम मीन्स इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। रिपीट कर रहा हूं, इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसको अर्न्ड इनकम भी कहा जाता है। मतलब ऐसी इनकम जो कमा ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, उसको क्या कहा जाता है? उपार्जित आय या अर्न्ड इनकम। इनकम कमा ली गई परंतु प्राप्त नहीं हुई है ना। जैसे कमीशन हमको मिलना था, है ना, लेकिन अभी नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर मिलेगा या नेक्स्ट मंथ मिलेगा, है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, अर्न्ड इनकम हो गई, है ना। ठीक, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, इनकम, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, है ना। ठीक, इनकम में अपन जोड़ देते हैं। ठीक, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। साथ में नीचे ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो मैंने बार बार बोला है एक ही इफेक्ट जाएगा, केवल अपन कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है ना। लेकिन यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो हमेशा दो इफेक्ट जाएगा, सब लोगों को मालूम है ना। ठीक, तो एडजस्टमेंट में यदि दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड लिखेंगे अपन? क्रेडिट साइड लिखेंगे,
है ना। और ऐड इन रिलेटेड इनकम, मैंने साफ क्लियर लिख दिया है कि रिलेटेड इनकम में जैसे कमीशन में अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी हो सकता है कुछ कमीशन दिया हुआ हो, है ना, तो उस कंडीशन में कमीशन को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना ही है। और नीचे लिखा हुआ है कि 25 रुपये का कमीशन, 25 रुपीज़ का कमीशन जो है वो अर्नड है ना, ठीक। तो 25 रुपये को केवल अपन कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जो कमीशन का फिगर दिया हुआ है उसमें क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। तो क्रेडिट साइड एड इन रिलेटेड इनकम और बैलेंस शीट में एसेट साइड, है ना। डेबिट क्रेडिट के हिसाब से समझोगे तो ये देखो, ये क्रेडिट इफेक्ट गया और बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो मैंने बताया हुआ है एसेट साइड पूरे के पूरे डेबिट बैलेंसेज आते हैं और लायबिलिटी साइड पूरे के पूरे क्रेडिट बैलेंसेज आते हैं। तो एक क्रेडिट हो गया और एक डेबिट हो गया, समझ में आ गई ना बात, ठीक। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या जिसको कहा जाता है अनअर्न्ड इनकम, है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, माने अग्रिम प्राप्त आय। क्या कहा जाता है, अग्रिम प्राप्त आय, ठीक है ना। तो देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगले साल की इनकम भी हमको इसी साल प्राप्त हो गई, दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे अगले साल हमको रेंट मिलना था, अप्रैल महीने का रेंट हमको अगर सपोज दैट मार्च महीने में ही मिल गया, हमने मकान किराए पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए लायबिलिटी हुई ना, क्योंकि अभी हमने सर्विसेज तो दी नहीं है लेकिन हमको एडवांस में मिल गया है ना, ठीक। तो जर्नल एंट्री जो होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, इसको क्या कहा जाता है, अनअर्न्ड इनकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम विच हैज नॉट बीन अर्न्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, जो ऐसी आय जो कमाई नहीं गई है परंतु अग्रिम प्राप्त हो गई है ना, दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री जो होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है ना, ट्रीटमेंट, है ना। मैंने बताया यदि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है सपोज दैट, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड, है ना, ठीक। देखो याद रखना ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है तो ये क्रेडिट साइड ही दिया रहेगा, ठीक है ना, तो क्रेडिट साइड दिया है तो लायबिलिटी साइड। और अगर एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देखो ये मैंने लिख दिया है क्रेडिट साइड, फिर बाद में फिर से बोल रहा हूँ मैं, डिडक्ट इन रिलेटेड इनकम, है ना, ठीक। जैसे रेंट लिखा हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि अनअर्न्ड रेंट दिया हुआ है, तो रेंट में से अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, लेस कर देंगे। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट कर रहा हूँ ना, मैं डिडक्ट कर रहा हूँ मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है। लिख मैंने क्रेडिट साइड दिया है क्योंकि इनकम को नॉर्मली अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो लिख दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका इफेक्ट किस साइड जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, देखो ये मैंने पूरा कलेक्शन बना दिया है तुम लोगों के लिए, है ना। इससे क्या होगा कि तुम लोग एक बार में उसको, उस चीज़ को जो है वो पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, ठीक। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोग सब लोग जानते हो, है ना। डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहा जाता है मूल्य ह्रास, है ना, ठीक। बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूज, एफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा, है ना, ठीक। मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी है ना। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी है जो कि उसके उपयोग होने के कारण ड्यू टू यूज, एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, समय व्यतीत होने के कारण, ठीक, या ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब अप्रचलित होने के कारण होती है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, एफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा, है ना, ठीक। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा कि कोई एसेट है यदि, है ना, उपयोग होने के कारण, है ना, ठीक,
ड्यू टू यूज, आप अपने आप एसेट की वैल्यू में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है ना। एक मोटरसाइकिल हम खरीद के लाए, उसको कमरे में बंद कर दिया, 50,000 रुपये की खरीदी हमने या 1,00,000 रुपये की खरीदी, 1 साल बाद यदि आप उस मोटरसाइकिल को निकालोगे तो वो 1,00,000 रुपये में बिक जाएगी क्या, नहीं बिकेगी ना, है ना। उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड हो जाना कोई भी चीज़, है ना। ठीक, आज हमने सॉफ्टवेयर कोई खरीदा कंप्यूटर का, टैली का यदि हमने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, 1 साल बाद उसमें अपडेशन आ गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि पुराने सॉफ्टवेयर से काम ही नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन अपडेशन आ गया तो उस कंडीशन में क्या है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हमको नया सॉफ्टवेयर लेना है, क्योंकि अब क्या है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के बुक्स में से भी हमको एसेट को कम करना है, वैल्यू को उसको कम करना है या ख़त्म करना है, इसको अपन किस रूप में करते हैं, डेप्रिसिएशन के रूप में करते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी है, जो कि उसके उपयोग होने के कारण या समय व्यतीत होने के कारण या अप्रचलित होने के कारण होती है, ठीक है ना। देखो जर्नल एंट्री मैंने लिख ली है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, सब लोगों को मालूम होगी तुम लोगों को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है ना। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया है 5 लाख रुपए की एसेट है और 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 50,000 रुपीज़ अपन कर देंगे, ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन किस साइड लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे, बस बात खत्म, ठीक। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड भी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी लिखेंगे, और बैलेंस शीट में इसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड लिखेंगे, ठीक है ना। एसेट साइड कहने का मतलब है डिडक्ट इन रिलेटेड एसेट, मैंने लिख दिया है ना। जैसे अगर 50,000 रुपये का प्लांट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, 50,000 में से 10% 5,000 रुपये को घटाते हैं, है ना, और बाकी का फिगर लिखते हैं बैलेंस शीट में 45,000, और 5,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन लगाए हैं उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड लिखते हैं। तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया, और यहाँ पे घटा है इसलिए इसका इफेक्ट हाँ लायबिलिटी साइड गया ना, तो एक प्रकार से क्रेडिट इफेक्ट हो गया। समझ में आ गई ना बात, ठीक। देखो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग सब जानते हो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स का यदि क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है तुम्हारे पास में, है ना, उस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना, ठीक। ट्रीटमेंट यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है, देखो नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग 99% क्वेश्चन में देखोगे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही लिखा रहता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन क्रेडिट साइड लिखते ही हैं इसको, और बैलेंस शीट में किस साइड लिखना है, हमेशा एसेट साइड। लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उस कंडीशन में अपन कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में केवल इसको एसेट साइड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट हमेशा एक जगह ही जाता है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतिम रहतिया। क्या कहा जाता है, अंतिम रहतिया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना तुम लोग कि एडजस्टमेंट में ही दिया रहेगा नॉर्मली, तो अपन हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ले जाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक। देखो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। देखो प्रोप्राइटर या पार्टनर फर्म में जो कैपिटल लगाता है, उस कैपिटल पर फर्म के द्वारा प्रोप्राइटर को या पार्टनर को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, ये बात तो कंफर्म है ना, ठीक। तो जो इसकी जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना, कैपिटल में ही अपन इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पूंजी पर ब्याज। क्या कहा जाता है, पूंजी पर ब्याज। तो जो जर्नल एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट, यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उस कंडीशन में अपन को कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। मैंने बताया ना अभी कि प्रोप्राइटर के द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है उस कैपिटल पर फर्म के द्वारा क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, खर्च होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड लिखेंगे अपन, डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन यदि एडजस्टमेंट में दिया है, नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऊपर कैपिटल दिया हुआ है सपोज दैट 5 लाख रुपए, है ना। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन 50,000 क्या लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और एक चीज़ मैं लिखना इसमें भूल गया हूँ तुम लोगों का, है ना, लायबिलिटी साइड एड इन कैपिटल, है ना। कैपिटल में अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं नॉर्मली, है ना। फर्क नहीं पड़ता, केवल ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नीचे भी लिख दोगे तो ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट तुम्हारी टैली करेगी, लेकिन जो फॉर्मेट है कैपिटल में ही अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है आहरण पर ब्याज। पहली बात तो ये है कि ड्राइंग्स क्या होता है ना। तो देखो तुम लोग सब लोग जानते होंगे कि ड्राइंग्स इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच हैज बीन विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। मतलब बिजनेस से ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो व्यापार का, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी कैश या गुड्स निकालता है बिजनेस से, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स, है ना, ठीक। रिपीट कर रहा हूँ, ड्राइंग्स इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच हैज बीन विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़। मतलब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी गुड्स निकालता है या कैश निकालता है बिजनेस से, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स, है ना, ठीक। तो देखो बिजनेस से निकाला उसने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स, है ना, तो उस पर कभी कभी बिजनेस के द्वारा इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बिजनेस के द्वारा लिया जाता है ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया, बिजनेस के लिए इनकम हो गया। इनकम क्यों हो गया, क्योंकि प्रोप्राइटर ने जो भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है या गुड्स निकाला है उसको उस पर ब्याज जो है वो लिया जाता है, इसलिए ये क्या हो गई, इनकम हो गई, है ना। तो जर्नल एंट्री जो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया है, जबकि वहाँ पे अपन ने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, क्रेडिट होगी, मतलब क्योंकि इनकम है ना, ठीक। और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक। ट्रीटमेंट में इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है, सीधी सी बात है, तो क्रेडिट साइड दिया रहेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो एडजस्टमेंट में दिया है उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिडक्ट इन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस होता है, सब लोगों को मालूम है, कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस होता है ना। और तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी क्या कर देंगे अपन, वहीं पे लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल जो ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में, जब तुम लोगों को ध्यान होगा मैंने तुम लोगों को बताया भी था, जब बैलेंस शीट में अपन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जोड़ते हैं और ड्राइंग्स घटाते हैं, तो ड्राइंग्स के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी क्या कर देना है, लेस कर देना है ना, ठीक। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ घटा रहे हैं मतलब एक प्रकार से इफेक्ट डेबिट साइड जा रहा है,
एसेट साइड जा रहा है ना, तो एसेट साइड पूरे के पूरे डेबिट बैलेंसेस होते हैं, है ना। ठीक, तो एक क्रेडिट हो गया और ये इफेक्ट किस साइड चला गया, डेबिट साइड चला गया। समझ में आ गई ना बात। ठीक, देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको हिंदी में कहा जाता है ऋण पर ब्याज। पहली बात तो ये है कि लोन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन, है ना। तो लोन इज द अमाउंट विच हैज बीन बारोड बाय द फर्म फ्रॉम आउटसाइडर्स। मतलब आउटसाइडर्स से जो भी अमाउंट बारो किया गया है, मतलब उधार में लिया गया है, दिस इज कॉल्ड लोन, है ना। ठीक, तो देखो डिफरेंस क्या है लोन और कैपिटल के बीच में। तो लोन अपन क्या है आउटसाइडर से लेते हैं, जबकि कैपिटल प्रोप्राइटर की खुद की होती है, लेकिन आते दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही आते हैं, ठीक है ना। तो लोन पर देखो जो हमने अमाउंट बारो किया है, मतलब उधार लिया हुआ है आउटसाइडर से, बाहरी व्यक्ति से, उस पर हमको इंटरेस्ट देना है। जैसे बैंक ने अगर बैंक से बिजनेस ने लोन लिया तो उस लोन पर क्या है बैंक के द्वारा बिजनेस के द्वारा लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसीलिए क्या है, खर्च है, किसी भी बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है। तो जो जर्नल एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। यहाँ देखो कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश कर दूं मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो जर्नल एंट्री का नरेशन है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन हैज बीन प्रोवाइड, है ना। प्रोवाइड का मतलब क्या है, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन केवल चार्ज किया गया है ना, इसका पेमेंट नहीं किया गया है, इसलिए अपन एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है ना। बाद में इस इंटरेस्ट ऑन लोन को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंट्री क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। ठीक, तो वो बात की चीज़ है, जर्नल एंट्री हो गई, समझ में आ गई बात। अब ट्रीटमेंट में यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, बस बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी अपने को लिखना होगा और साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ना। कई बार ऐसा रहता है कि तुमको ट्रायल बैलेंस में लोन का अमाउंट दिया है, तो लोन का अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो तो लायबिलिटी साइड लिखना ही है हमको, ठीक। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ₹500 हैज बीन आउटस्टैंडिंग, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और लायबिलिटी साइड भी लिखेंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक। ऋण पर ब्याज, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, ऋण पर ब्याज, ठीक है ना। तो एक बार हिंदी में जल्दी से बता दे रहा हूँ कि ऋण का मतलब क्या है, बाहरी व्यक्ति से जो पैसा उधार में लिया गया है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऋण बोलेंगे, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसीलिए डेबिट हुआ और लोन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक, ओके। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तुम लोग जानते हो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो अमाउंट हमने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है ना। जैसे बैंक में हमने अगर सपोज दैट 5 लाख रुपए की कोई एफडी करवाई हुई है, फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो उस पर बैंक के द्वारा हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए इन द सेंस बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। क्या होती है, इनकम होती है, ठीक। तो जो जर्नल एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो नरेशन बनता है व्हेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन अर्न, है ना। मतलब यहाँ पे अर्न हुआ है, केवल मिलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अर्न होने की बात हो रही है ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। क्रेडिट हुआ क्योंकि अपने लिए क्या है, इनकम है, ऑब्वियस सी बात है। हिंदी में कहते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, विनियोग। तो विनियोग पर ब्याज, क्या, विनियोग पर ब्याज, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री मालूम ही है, विनियोग खाता डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब विनियोग पर ब्याज खाते से, ठीक है ना। चलो ट्रीटमेंट की बात यदि आप करोगे तो इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में अपन कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हमेशा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को कि
इनकम है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। और एडजस्टमेंट में दिया है यदि, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में अपन क्या लिखेंगे, एसेट साइड। एसेट साइड इन द सेंस अपना ये एक प्रकार से क्या हो गया, अक्रूड इनकम हो गया। अभी मैंने बताया था ना तुम लोगों को, अक्रूड इनकम या अर्नड इनकम हो गया। तो अक्रूड इनकम या अर्नड इनकम को कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड ही लिखा जाता है।